Friends, this is me Anam Shahid. Welcome to our YouTube channel. Hope so you are all doing well. आज के हम वीडियो में कवर अप करेंगे बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 विच इज़ बायोडाइवर्सिटी। इसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, इट्स इम्पोर्टेंस, इट्स क्लासिफिकेशन, किंगडम सिस्टम्स एंड जो अलार्मिंग थ्रेट्स हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड उन सबको डिस्कस करेंगे एंड देन इट्स कंजर्वेशन। इसी आज से इस पहली वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो था बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 विच इज़ सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। होप सो उसके सारे टॉपिक्स आपको क्लियर आउट हो चुके होंगे। नेक्स्ट वी विल मूविंग टुवर्ड द बायोडाइवर्सिटी. So we will start from here that at least 10 million kinds of organisms inhabit the earth, but less than one third of these have been studied and catalogued by biologists. उन्होंने बोला है कि ऑलमोस्ट 10 मिलियन इकसाम के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अर्थ पे रहते हैं, लेकिन उनमें से जस्ट वन थर्ड हैं जिनको जो बायोलॉजिस्ट हैं उनको कैटेगराइज कर पाए हैं, मतलब जिनके बारे में बायोलॉजिस्ट जान सके हैं. Diversity among the earth organisms is more obvious than the fundamental unity of life. जो अर्थ की भी के ऑर्गेनिजम्स में डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत सारी इकसाम पाई जाती हैं. वी सी दैट ऑल द ऑर्गेनिजम्स शेयर मैनी बायोलॉजिकल करेक्टर्स. उन सब में डिफरेंट बायोलॉजिकल करेक्टर्स हैं. फॉर एग्जांपल प्रोकैरियोट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं प्रोटिस्ट से, फंजाई डिफरेंट हैं प्लांट से. मतलब हर एक जो स्पीशी है, हर एक जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है. In this chapter we will focus on the differences among the different group of the organism. इस चैप्टर में हम कवर अप करेंगे कि हर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस तरह से डिफरेंट है, उनमें क्या क्या सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं, उनको हम किस बेस पे क्लासीफाई करते हैं, उनको किस बेसिस पे नाम दिया जाता है. दैट विल ऑल बी डिस्कस टुडे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बायोडाइवर्सिटी. The term biodiversity has been derived from bio and diversity. Bio mean living, related to life, एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी. वो इकसाम जो कि स्पीशीज़ में पाई जाती हैं इसको हम कहते हैं डाइवर्सिटी. एंड द बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम. तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब हुआ कि वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी जो कि इकोसिस्टम में पाई जाती है. सो बायोडाइवर्सिटी बेसिकली है क्या कि मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग हैं वो प्रेजेंट हैं इकोसिस्टम के किन किन एरियाज़ में प्रेजेंट हैं, किस तरह से लाइफ एग्जिबिट करते हैं. दैट विल ऑल डिस्कस इन बायोडाइवर्सिटी. द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स मीन फ्लोरा, जिसको हम प्लांट्स को हम कहते हैं फ्लोरा, एंड एनिमल्स फाना इन अ रीजन डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट, आल्टीट्यूड, सॉइल्स एंड द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़. मतलब कि वो प्लांट और एनिमल्स के जो स्पीशीज़ हैं वो डिफरेंट एरिया जो रीजन्स हैं वर्ल्ड के, वो वहाँ पे किन बेसिस पे रहते हैं, क्योंकि वहाँ के आबो हवा उन पर डिपेंड करती है, वहाँ की मिट्टी डिपेंड करती है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उन वहाँ की अदर स्पीशीज़ जो हैं वो उनकी जो मौजूदगी है वो इस चीज़ डाइवर्सिटी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद है बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ऑन द अर्थ. मीन्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. मीन्स के पोलर एरियाज़ जो हैं, जो ज़मीन के ठंडे इलाके जो हैं वहाँ पे लाइफ ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करती एज़ कम्पेयर टू द रीजन ट्रॉपिक्स पे, सब ट्रॉपिक्स पे जो है वो ज़्यादा स्पीशीज़ नहीं, वहाँ पे ज़्यादा स्पीशीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू जो ठंडे इलाके हैं. तो वो यही बात को बता रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ऑन द अर्थ. इट इज़ रिचेस्ट इन द ट्रॉपिक्स. मतलब कि जो मैदानी इलाके हैं, ट्रॉपिक रीजन है जो कि वहाँ पे ज़्यादातर जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं. टेम्परेट रीजन्स जो हैं वो जो मॉडरेट इलाके हैं, मतलब जो ना ज़्यादा ठंडे हैं ना ज़्यादा गर्म हैं, वो भी ज़्यादा उनमें स्पीशीज़ पाई जाती हैं. देयर आर फीवर स्पीशीज़ इन द पोलर रीजन. जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पे स्पीशीज़ बहुत कम हैं. बायोडाइवर्सिटी फाउंड ऑन द अर्थ रिजल्ट टुडे इज़ द रिजल्ट ऑफ 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन. मीन्स के जो आज के दौर में ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, आज के दौर में जो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है वो क्या है, वो 4 बिलियन साल पहले की एवोल्यूट हुई हुई है. वहाँ से जो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एवोल्यूशन के बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम ये हमारी बायोडाइवर्सिटी में चेंजेस आती रही हैं. द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज़ नॉट वेल नोन टू साइंस. मतलब लाइफ किस तरह से ओरिजिनेट हुई, लाइफ किस तरह से एग्जिस्टेंस में आई, ये आज तक साइंस को जो है वो अच्छे तरीके से पता नहीं चल सका. उसके बाद है लिमिटेड एविडेंस सजेस्ट दैट अंटिल द 600 मिलियन ईयर अगो लाइफ कंसिस्टेड ऑफ बैक्टीरिया एंड सिमिलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. लेकिन 600 मिलियन साल पहले इस बात के शवाहिद मिलते हैं कि जो 600 मिलियन साल पहले जो है
वो लाइफ जो है वो सिर्फ बैक्टीरिया में थी, मतलब बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते थे और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते थे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मीन जिनके पास ना तो ट्रू न्यूक्लियस है, जिनकी वॉल्स भी हैं, नो उनके पास मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस भी हैं भी नहीं है, वो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो 600 साल पहले एग्जिस्ट करते थे। इससे वो लोग ये सजेस्ट करते हैं कि जो 600 साल पहले लाइफ स्टार्ट हुई थी वो बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट हुई थी, बट द रियल ओरिजिन इज़ नॉट वेल नोन टू द साइंस टिल टुडे। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमंस। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जो है ये हमारे पास इंसानों को खुराक प्रोवाइड करती है। सिग्निफिकेंस प्रोपोर्शन ऑफ द ड्रग्स आर ड्राइव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्सेज। बहुत सारी अद्वियात ऐसी हैं जिनको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो अपनी नेचर से रिसीव करते हैं। अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल है जिसमें फाइबर्स आते हैं, डाइज रंग आते हैं, रीजन्स, गम्स, एडहेसिव्स, रबर्स एंड ऑयल्स आर डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट। ये सब चीज़ें हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। और प्लांट किस चीज़ का पार्ट है? प्लांट हमारी डाइवर्सिटी का पार्ट है, बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। उसके बाद है बायोडाइवर्सिटी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग द इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोसिस्टम को बनाने में। ठीक है, इट प्लेज अ पार्ट इन रेगुलेटिंग द केमिस्ट्री ऑफ आवर एटमॉस्फेयर एंड वाटर सप्लाई। ये जो है हमारी जो अर्थ है उसकी एटमॉस्फेयर में, उसकी वाटर सप्लाई में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिकॉज देखें जो प्लांट्स हैं वो भी हमारी बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। अगर एक भी चीज़ इस चीज़ से हम स्किप कर दें तो हमारा इकोसिस्टम विल डिस्टर्ब। अगर हम प्लांट्स को जो है वो अपनी बायोडाइवर्सिटी से निकाल दें बाहर, तो जो हमारी ऑक्सीजन है वो कौन सप्लाई करे? हमारे लिए ऑक्सीजन इनसफिशेंट हो जाएगी, तो जो है वो हमारे इकोसिस्टम के लिए डिस्टर्बेंस पैदा करेगी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइडिंग द फर्टाइल सॉइल्स। बायोडाइवर्सिटी इस चीज़ में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिसाइकल करे और सॉइल को दोबारा से फर्टाइल करे। वो इस तरीके से कि जो डीकम्पोजर्स हैं वो भी बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। अगर वो डीकम्पोजर्स को हम अपनी डाइवर्सिटी से निकाल दें तो वो डीकम्पोजर्स जो हैं वो रिसाइकलिंग का प्रोसेस अगर छोड़ दें तो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स एक दफ़ा यूज़ हो जाएँ वो दोबारा से रिसाइकल होकर हमारे जो एक साइकिल चल रहा है प्रोड्यूसर डीकम्पोजर्स कंज्यूमर्स में, वो साइकिल डिस्टर्ब हो तो हमारा जो इकोसिस्टम है वो दोबारा से डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंस है हमारी बायोडाइवर्सिटी की कि इसमें से अगर अगर ये चीज़ हमारे पास अगर ह्यूमंस के लिए फूड प्रोवाइड करती है, बहुत सी इंडस्ट्रियल ड्रग्स जो हैं वो इंडस्ट्रियल मटेरियल हमें मिलता है। ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? ये हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद ये कुछ पिक्चर्स हैं जो कि उन्होंने ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स के हमें बताए हुए हैं। उसके बाद है जी क्लासिफिकेशन एंड एम्स एंड प्रिंसिपल्स। ठीक है, देर इज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ वेरी डिसिमिलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑन अर्थ। वो कह रहे हैं कि अर्थ पे जो है वो बहुत से डिसिमिलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो प्लांट्स हैं वो एनिमल से बहुत डिफरेंट हैं, जो फंजाई है वो बैक्टीरिया से डिफरेंट है। हर ऑर्गेनिज्म की अपनी फॉर्म ऑफ लाइफ है, अपने ऑर्गन्स हैं अंदर, इंटरनली हर कोई अपना डिफरेंट तरीके से सर्वाइव कर रहा है। तो जो ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पे पाए जा रहे हैं वो बहुत एक दूसरे से डिसिमिलर हैं। Over 1.5 million types of animals and over 0.5 million types of plant are known to biologists, and these are only a small percentage of the total type of estimated life on the earth। मीन्स कि वो बात कह रहे हैं कि ओनली 1.5 मिलियन एनिमल्स जो हैं और 0.5 मिलियन प्लांट्स जो हैं वो बायोलॉजिस्ट को पता चले हैं, लेकिन ये बहुत ही स्मॉल परसेंटेज है जो उस टोटल एस्टिमेट में से जो कि लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ पे। मतलब अर्थ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी एनिमल्स की और इतनी ही ज़्यादा वैरायटी प्लांट्स की एग्जिस्ट करती है कि उनमें से अभी सिर्फ हमें इतना जो है इतना भी पता चल गया। 1.5 मिलियन और 0.5 मिलियन टाइप्स प्लांट्स का पता चलने के बावजूद ये बहुत ही स्मॉल परसेंटेज है। They range in complexity from small and simple bacteria to a large complex human beings। मतलब वो सिंपल भी इतने हैं कि वो बैक्टीरिया की तरह सिंपल हैं और कॉम्प्लेक्स ह्यूमंस की तरह कम्प्लेक्स हैं। मतलब इतनी सिंपल लाइफ भी एग्जिस्ट करती है और इतनी कॉम्प्लेक्स लाइफ भी एग्जिस्ट करती है। और उसके बाद सम ऑफ दैम लिव इन सी, कुछ जो हैं वो समंदरों में रहते हैं, सम ऑन लैंड, कुछ ज़मीन पे रहते हैं, सम वॉक, कुछ चलते हैं, अदर फ्लाइज, कुछ उड़ते हैं, एंड स्टिल अदर आर स्टेशनरी, और बहुत से ऐसे हैं जो सिर्फ साकन पड़े हुए हैं। ठीक है, ईच हैज़ इट्स ओन वे ऑफ लाइफ। हर एक का अपना एक ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। गेटिंग फूड,
फूड हासिल करने का, अवॉइडिंग द अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन, जो हार्श कंडीशंस आ जाती हैं हमारे इन्वायरमेंट में, उनको उनसे बचने का अपना तरीका है, फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव, हर एक की रहने की अपनी अलग जगहें हैं, एंड रिप्रोड्यूसिंग इट्स काइंड, और जो उनका अपनी नस्ल को बढ़ाने का अमल है वो भी एक डिफरेंट तरीकाकार है. When there is so many diverse kind of organism, it will difficult to learn about the characteristics of each. जब ज़मीन पे इतने डाइवर्स किस्म के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं तो फिर हम हर एक को जो है, अच्छा जी, उन्होंने कहा है कि देयर वर सो मैनी डाइवर्स काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इट बिकम डिफिकल्ट टू लर्न अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच. मीन्स के ऑर्गेनिजम्स की इतनी ज़्यादा इकसाम पाई जाती हैं कि उन सबको सेपरेटली डिस्कस करना, उन सबको उनकी करेक्टरिस्टिक्स को जानना, वो बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टास्क है. टू स्टडी अ लार्ज collection, biologists classify the organisms. Large collection, biologists classify the organisms into groups and subgroups. For this task, they require some system. Biologists classify the method by which ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने डिवाइड किया ग्रुप्स में एंड सब ग्रुप्स में. इन सब चीज़ों के लिए उनको एक सिस्टम रिक्वायर्ड था, जिसके लिए उन्होंने बायोलॉजिस्ट ने जो है वो ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया ताकि उनकी करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना आसान हो. अब क्लासिफिकेशन का मकसद क्या था? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी. बायोलॉजी की वो ब्रांच जो कि क्लासिफिकेशन के साथ डील करती है, जो क्लासिफिकेशन को डिफाइन करती है, उसको हम कहते हैं टेक्सोनॉमी. एंड द ब्रांच विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन एंड आल्सो ट्रेसेस द एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सिस्टमैटिक्स. मतलब बायोलॉजी की वो ब्रांच जो कि सिर्फ क्लासिफिकेशन को डील करती है उसको हम टेक्सोनॉमी कहते हैं, और वो ब्रांच जो क्लासिफिकेशन के साथ साथ उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज, मीन के वो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, उनके एंसिस्टर्स कौन से हैं, उन सबको भी डील करे, साथ उन सबकी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स. अब आगे है मेन ऑफ बोथ दीज ब्रांचेज आर. अब इन दोनों ब्रांचेस के जो दो मेन एम हैं, जो दो मकासद हैं, उनमें से एक टू डिटरमाइन द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग द ऑर्गेनिज्म सो दैट दे कैन बी स्टडीड इजीली. मतलब कि उनके आपस में सिमिलरिटीज़ क्या हैं और उनमें डिफरेंसेस क्या हैं ऑर्गेनिजम्स को ये जानना ताकि उनकी स्टडी ईजी हो. टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स, उनके दरमियान एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स क्या है, मीन्स कि अगर कोई उनके इंसेस्टर्स आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं तो उनकी करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना आसान हो जाए, और जो है उनकी वो लाइफ क्या पता वो एक ही जगह से एग्जिस्ट इवॉल्व हुए हों, उन चीज़ों को अगर हम स्टडी करते हैं तो वो उसको हम डील करते हैं सिस्टमैटिक्स में. तो इन दोनों की जो ब्रांचेज हैं इनके एम्स ये हैं. उसके बाद आगे आता है हमारे पास बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. मतलब वो क्या चीज़ें थी जिन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए बेस प्रोवाइड की. क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स एंड सच रिलेशनशिप इज गोड थ्रो सिमिलरिटीज़ इन करेक्टरिस्टिक्स. मतलब जो सबसे बेस जिस चीज़ को उन्होंने बनाया वो ये बनाया कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आपस में कितने क्लोजली रिलेटेड हैं, और उन रिलेशनशिप की बेस पे उनकी सिमिलरिटीज़ को डिस्कस करना, डिस्कस उनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिस्कस करके क्लासिफिकेशन की बेस बनाया गया. दिस सिमिलरिटी सजेस्ट दैट द ऑल ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू वन अनदर एट सम पॉइंट इन देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज. जो वो आपस में मुशाहबत थी, वो जो सिमिलरिटी थी, वो इस बात को सजेस्ट करती है कि जो तमाम ऑर्गेनिजम्स हैं ना वो आपस में एक दूसरे के साथ एवोल्यूशनरी, मतलब जहाँ से वो इवोल्व हुए हैं उन हिस्ट्रीज़ में वो किसी एक पॉइंट पे जो है ना वो एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं रिलेट लाजमी करते हैं. बिकॉज लाइफ जो है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ आई है. सिंपल ऑर्गेनिजम्स में थी पहले, हमने जैसा पहले पीछे पढ़ा कि बैक्टीरियाज में थी, फिर यूनिसेलुलर्स में आई, फिर इसी तरह से मल्टी सेलुलर्स आए, फिर उनमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन आती गई. तो ये जो है लाइफ, जो ऑर्गेनिजम्स हैं ना वो कहीं ना कहीं एक किसी पॉइंट पे हिस्ट्री में जाके, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में एक दूसरे के साथ जो है वो लिंक्ड हैं, एक दूसरे के साथ रिलेट है. However, some organisms are more closely related than other. जो मतलब कुछ organisms हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा related है. For example, sparrows are more closely related to pigeons than to insects. जो sparrow है वो pigeons के साथ ज़्यादा, sparrow एक अलग species है, pigeons एक अलग species है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ closely related है. किस तरह से? उनके पास भी beak है, sparrows के पास भी beak है, pigeons के पास भी beak है, उनके पास उड़ने के लिए wings हैं, उनके पास भी wings हैं. अब जो इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स की बॉडी जो है वो
स्पैरो से डिफरेंट है। जो कीड़े मकोड़े हैं उनकी बॉडी परिंदों से डिफरेंट होती है। उनके 3 मेन ये रीजन्स होते हैं, हेड होता है, थोरैक्स होता है एंड देन एब्डोमेन होता है। जबकि स्पैरोज हैं उनके पास जो है वो फ्लाई करने के लिए विंग्स हैं, उनकी बीक है, उनकी मॉडिफाइड हुई हुई एक लिरिक्स है, उनके पास डिफरेंट उनके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू इंसेक्ट्स। ठीक है, अब स्पैरोज जो हैं वो ज़्यादा रिलेटेड हैं पीजन्स के साथ। इट मीन्स दैट द फॉर्मर ऑफ टू कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज मीन के वो अब ये इस बात को सजेस्ट करते हैं जो स्पैरो और पीजन है इनका जो एंसेस्टर है ना वो कोई सेम ही चीज़ है। ठीक है, ये किसी एक चीज़ से ही दो स्पीशीज़ जो हैं वो इवॉल्व हुई हुई हैं। When biologists classify the organism into groups and subgroups, जो biologist हैं वो जब organisms को divide करते हैं groups और subgroups में, the similarities are seen in external and internal structures and stages of development। तो वो क्या देखते हैं, वो उसकी एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स देखते हैं, मतलब उसकी फिजिकल भी देखते हैं, उसके एनाटमी भी देखते हैं और उसके डेवलपमेंट की स्टेजेस को भी देखते हैं। उसके बाद आता है मॉडर्न जेनेटिक्स प्रोवाइड द अनदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू द टेक्सोनमिस्ट। जो मॉडर्न जेनेटिक्स है जो कि जीन्स के रिलेटेड, जो कि डीएनए के रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, वो टेक्सोनमिस्ट को और भी एक बहुत काम की जो बात है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, वो हमें देती है सिमिलरिटीज़ इन डिफरेंसेस एंड डीएनए। वो डीएनए में डिफरेंस और सिमिलरिटीज़ बता देती हैं और इस चीज़ से क्या होता है कि हमें उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पता चल जाता है। जब कोई डीएनए जो है ना वो एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। फॉर एग्जांपल अगर बर्ड्स हैं तो बर्ड्स का डीएनए बर्ड्स के साथ ही मैच करेगा और जो ह्यूमंस हैं ह्यूमंस का डीएनए ह्यूमंस के साथ मैच करेगा। तो जो डीएनए के जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स की आपस में सिमिलरिटीज़ देखने में और डिफरेंसेस देखने में। ठीक है, उसके बाद आता है टेक्सोनोमिक हायरार्की। The groups into which organisms are classified are known as taxonomic categories और taxa। वो वाले ग्रुप्स जिनमें हमने ऑर्गेनिजम्स को जो है वो डिवाइड करना है उनकी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेसिस पे, उनको हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। द टैक्सा फॉर्म अ लैडर कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जो टैक्सा है सिंगुलर है, टैक्सा जो है वो सिंगुलर है, वो एक ना सीढ़ी का काम करदार अदा करता है टेक्सोनोमिक हायरार्की में। मतलब अगर हम कोई एक प्रॉपर तरीके से एक ऑर्गेनिजम्स की लिस्ट बनाते हैं ना तो उसमें एक जो सिंपल यूनिट है वो उसको हम कहते हैं टैक्सा। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू द 5 किंगडम्स। अब जो ऑर्गेनिजम्स थे ना पूरी अर्थ के नॉन ऑर्गेनिजम्स उन्होंने डिवाइड किया, उनको 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब सो किंगडम जो है वो सबसे बड़ा टैक्सॉन है। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज ईच किंगडम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द टैक्सा। अब जो एक किंगडम पूरे पहले उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया, अब उस किंगडम को भी फर्दर क्लासीफाई किया। वो क्लासीफाई किस तरह से किया, अब जो सबसे पहले उन्होंने बनाई फाइलम। ठीक है, फाइलम जो थे वो प्लांट्स डिवीजन की, प्लांट और फंजाई की। अब फाइलम इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। उसने फाइलम में उन्होंने क्या रखे, सारी रिलेटेड क्लासेस जो थी वो फाइलम में रखा दी। उसके बाद आती है क्लास। अब क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। क्लास जो है वो एक ग्रुप है जिसमें तमाम ऑर्डर वाले ऑर्गेनिज्म, जिनमें सेम ऑर्डर के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रखे। अब ऑर्डर में जो क्या रखा, ऑर्डर इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज़। फैमिलीज़ जो हैं उन्होंने क्या कहते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स एक फैमिलीज़ में आते हैं वो सारी उन्होंने प्लेस कर दी ऑर्डर में। अब जो फैमिली है, फैमिली क्या है, वो ग्रुप है किसी एक जीनस का। फैमिली ग्रुप है किसी एक जीनस का, और जीनस जो है इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़। जीनस जीनस क्या है, जीनस ग्रुप है डिफरेंट आपस में रिलेटेड स्पीशीज़ का। अब स्पीशी क्या है, स्पीशीज़ कंसिस्ट ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। अब स्पीशीज़ जो है, स्पीशीज़ में एक तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है, फाइलम में सारी क्लासेस आती हैं, क्लासेस में सारे ऑर्डर्स आते हैं, ऑर्डर्स में सारी फैमिली आती है, फैमिलीज में सारे जीनस आते हैं और जीनस में एक स्पीशीज, सारी स्पीशीज आती हैं और स्पीशीज में सिर्फ एक तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद है मेंबर्स ऑफ द लोअर टेक्सॉन्स रिजेंबल वन मोर देन द मेंबर ऑफ हायर टेक्सॉन्स। अब उन्होंने कहा है अगर जो एक मेंबर, सबसे जो छोटा वाला टेक्सन है ना, उसके मेंबर्स आपस में ज़्यादा जो है वो रिलेट करेंगे एज़ कम्पेयर टू किसी बड़े टैक्सॉन में। देखें ना, अब फाइलम में तो प्लांट्स भी आएंगे, फंजाई भी आएगी। अब अगर स्पीशीज़ की हम बात करें तो स्पीशीज़ में या तो ह्यूमंस की स्पीशीज़ आएगी जिसे हम होमो सैपियंस कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है अब सिमिलर, अब जो स्पीशीज़ हैं, अब होमो सैपियंस जो है, इंसान तो सभी एक जैसे हैं। अब होमो सैपियंस जो स्पीशीज़ हैं उनमें ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है। अगर हम स्पीशीज़ को कंपेयर करते हैं क्लास में, तो क्लास में तो सारे फैमिलीज़ आ जाएंगी, सारी जेनिस आ जाएगी, तो उनमें ज़्यादा सिमिलरिटीज़ आपस में नहीं पाई जाती। लेकिन जो एक जो छोटा टैक्सोन है वो आप उनके मेंबर्स आपस में जो हैं वो ज़्यादा रिलेट करते हैं। अब जैसे उन्होंने फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल है, 2 ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन है, ह्यूमन की क्लासिफिकेशन है, ठीक है, और पी की क्लासिफिकेशन है जिसे हम मटर कहते हैं।
अब ह्यूमंस का जो किंगडम है वो क्या है, ह्यूमन किस किंगडम से बिलोंग करते हैं, ह्यूमन एनिमीलिया किंगडम से बिलोंग करते हैं। उनका फाइलम क्या है, फाइलम उनका कॉर्डेट्स है, मीन के उनके पास वर्टिबल कॉलम है, कॉर्डेट्स की, हेमिस्फेरिकल्स वगैरह ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कॉर्डेट्स की। उसके बाद वो मैमल्स हैं, जो उनका क्लास है वो मेमीलिया है, मीन्स के वो क्लास में किस में एग्जिस्ट करते हैं, वो मेमीलिया है। ऑर्डर उनका क्या है, ऑर्डर उनका प्राइमेट्स है। फैमिली उनकी क्या है, होमिनिडिया है उनकी फैमिली। जीनस उनका क्या है, जीनस उनका होमो है, और स्पीशी उनकी क्या है, वो है होमो सैपियंस। ये सारा अब ह्यूमन जो हैं वो सारे इस किंगडम में लाई करते हैं। उसके बाद आ जाता है प्लांट। प्लांट का जो किंगडम है वो है प्लांटी, जो मटर है, जो पौधा है, वो प्लांट के किंगडम से बिलोंग करता है। अब उसके फर्द, अब पौधे तो बहुत सारे हैं। सब्जियां फॉर एग्जांपल, अगर हम सब्जियों की बात करें तो सब्जियां भी बहुत सारी हैं। मटर जो है वो गोभी से रिजेंबल नहीं करेगा, मटर जो है वो आलू से रिजेंबल नहीं करेगा, लेकिन जो मटर है वो अब किंगडम जो है वो प्लांट है, लेकिन उसका फाइलम क्या है, वो मंगीलोफाइटा है, मैग्नोलियोफाइटा है। उसके बाद जो क्लास है उसकी है वो मैग्नोलोप्सिडा है। उसके बाद ऑर्डर जो है वो फैबलीज है, फैमिली फैबिएसी है, जीनस उसका पाइसम है, और उसकी स्पीशीज जो है वो पाइसम सैटिवम है। ओके, ये आप लोगों को बात समझ आ रही है कि जो एक ऑर्गेनिज्म है बहुत बड़ा, उन्होंने एक कैटेगरी को डिफरेंट फर्दर 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद है स्पीशी। अब स्पीशी क्या होती है, स्पीशी जो है वो बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का, सबसे छोटा यूनिट जो है वो क्लासिफिकेशन का वो स्पीशी है। स्पीशी होती क्या है, स्पीशी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली among them and produce the fertile offspring but are reproductively isolated from each other such as groups in nature। स्पीशी क्या है, स्पीशी एक ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जो कि इंटरब्रीड कर सकती है आपस में, मतलब वो अपने न्यू ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकती हैं एंड प्रोड्यूस द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और अपनी न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, विच आर आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर सच एज ग्रुप इन नेचर, जो कि एक दूसरे से सेपरेटेड है नेचर के दूसरे ग्रुप्स के साथ। ईच स्पीशीज पोजेस इट्स ओन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल, इकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक्स। हर स्पीशी की जो है वो अपनी सेपरेट एक स्ट्रक्चरल और इकोलॉजिकल बिहेवियर है, सेपरेट सेपरेट एग्जिस्टेंस है। तो इस जो स्पीशी है वो एक द बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का। आगे आता है जी बाय। अब उन्होंने इसको एक ग्रामेटिकली जो है वो किया हुआ है रिप्रेजेंट, जिसमें उन्होंने जो सॉरी ह्यूमंस हैं उनकी ही उन्होंने आपको क्लासिफिकेशन बताई है, जो कि हमने पहले भी पढ़ी है कि जो है उनका किंगडम है ह्यूमंस का एनिमिलिया, वो एनिमल्स के किंगडम से बिलोंग करते हैं। फाइलम उनका कॉर्डेट्स है, क्लास उनकी मेमीलिया है, ऑर्डर उनका प्राइमेट है, फैमिली जो है वो होमिनिडी है, जीनस उनका होमो है, एंड स्पीशीज़ जो है वो क्या है, वो होमो सैपियंस है। इंसानों की स्पीशीज़ का नाम होमो सैपियंस है। अच्छा जी, इन द डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज़ we must emphasize in nature because two organisms related to two different but closely related species can cross breed under the इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। मतलब कि ये है कि अगर कोई ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि जिनका ऑर्गेनिज्म जो रिलेटेड हैं सेम स्पीशीज़ के नहीं है, बट वो दे आर क्लोजली रिलेटेड, टू डिफरेंट स्पीशीज़ के हैं लेकिन क्लोजली रिलेटेड, अगर वो क्रॉस ब्रीड करते हैं तो वो अनफर्ट आर्टिफिशियल कंडीशंस में, तो जो अननेचुरल क्रॉस है, इससे जो हमारे पास जो बनेगा न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा वो होगा इनफर्टाइल। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक क्रॉस करवाते हैं मेल डोंकी जो कि एक सेपरेट स्पीशी है, अगर उसका हम फीमेल हॉर्स के साथ जो है वो एक क्रॉस करवा देते हैं, एक इंटरब्रीडिंग क्रॉस करवाते हैं, तो जो हमारे पास बनने वाला नया ऑर्गेनिज्म होगा वो म्यूल होगा, ठीक है, जिसे हम खच्चर कहते हैं उर्दू में। इनफर्टाइल होगा मतलब ना तो वो डोंकी होगा, ना तो वो जो है वो घोड़ा होगा, हॉर्स होगा, वो एक नई और स्पीशीज़ इवॉल्व होगी जिसे हम कहते हैं म्यूल। लेकिन स्पीशीज़ क्या होती हैं, स्पीशीज़ के सिमिलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वही इंटरब्रीड करते हैं और वो अपने ही जैसा एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो जो है वो पैदा होता है। उसके बाद है द क्राइटेरिया ऑफ इंटरब्रीडिंग कैन नॉट बी यूज फॉर स्पीशीज़। The criteria of interbreeding cannot be used for the species or recognition in organisms who reproduce asexually and do not interbreed with one another. फॉर एग्जाम्पल मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि ये जो क्राइटेरिया है इंटरब्रीडिंग का, हम उन ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते जो कि ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब विदाउट मेल एंड फीमेल
उनकी जो स्पीशी के ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बगैर वो ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल वो ए सेक्सुअली मेथड जो है वो फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है, बर्डिंग भी हो सकता है, इसके अलावा जो है वो ब्रेकेज भी हो सकती है कि एक जो है वो उनका बॉडी का कोई पार्ट जो है वो डिवाइड कट जाए या उतर जाए, फ्रेगमेंट्स में टूट जाए और वो नया ऑर्गेनिजम्स बना दे। तो जो ये क्राइटेरिया इंटरब्रीडिंग का हम उन ऑर्गेनिजम्स के लिए जो है वो यूज़ नहीं करते। ये जो है वो इनफर्टाइल म्यूल, जो कि अगर हम मेल जो है वो डोंकी और फीमेल हॉर्स में इंटरब्रीड क्रॉस करवाएं तो जो ये एक नया ऑफस्प्रिंग बनेगा तो वो जो है वो इनफर्टाइल म्यूल होगा। उसके बाद है जी हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। The earliest known system of classification of organisms come from the Greek philosopher Aristotle। जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑर्गेनिजम्स का दिया था वो एक ग्रीक फिलोसोफर था, हिज नेम वाज अरिस्टोटल। ही क्लासिफाइड द ऑर्गेनिजम्स ऑफ नॉन एट द टाइम इज ईदर इन द ग्रुप ऑफ प्लांटी और एनिमिलिया। उसने जो ऑर्गेनिजम्स डिवाइड किया था ना, उसने जस्ट प्लांट्स और किंगडम प्लांट और जो है वो एनिमिलिया, दो किंगडम्स में उसने जो है वो डिवाइड किया था। बाद आता है इन 700 अबू उस्मान उमर अल जाहिज जो डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स इन हिज बुक। उसने जो था वो अपनी बुक में 350 जो एनिमल्स की स्पीशीज थी उनको जो है वो डिस्कस किया था। ही रोट अबाउट द लाइफ ऑफ आंट्स। उसने आंट्स मतलब चूंटियों की लाइफ के बारे में जो है वो बहुत लिखा था। उसके बाद है इन 1172 इब्ने रश्द translated the Aristotle books the Anemia the on the soil in Arabic। वो जो था इब्ने रुश्द, उसने क्या किया था, उसने जो अरिस्टोटल की बुक थी उसी को उसने जो है वो अरेबिक में ट्रांसलेट किया था। इन द एंड ऑफ 15th सेंचुरी मैनी बायोलॉजिस्ट हैड स्टार्टेड वर्क ऑन क्लासिफिकेशन मेथड। जो 15th सेंचुरी में जो थे वो बहुत से बायोलॉजिस्ट ने वर्क स्टार्ट कर दिया था क्लासिफिकेशन मेथड्स पे। कार्लस लीनियस एक डिवाइडेड द नेचर इनटू 3 किंगडम्स। अब जो कॉर्लियस लीनियस था उसने किंगडम्स में डिवाइड किया नेचर को 3 किंगडम्स में, दैट इज मिनरल, वेजिटेबल एंड एनिमल। उसके बाद आता है लीनियस यूज द 5 रैंक्स इन क्लासिफिकेशन, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज एंड वैरायटी। Linnaeus is best known for his introduction of the method still used for formulate the scientific name of every species। उसने जो मेथड दिया उसमें जो है उसने जो क्लासिफिकेशन का मेथड दिया वो अभी भी यूज़ किया जाता है स्पीशीज़ को नाम देने में। उसने 5 रैंक्स यूज़ किए, उन 5 रैंक्स में था जी क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज़ एंड वैरायटी। आगे जो है ये डिफरेंट साइंटिस्ट हैं और उन्होंने जो है वो क्या क्या इंट्रोड्यूस करवाया। एंड्रिया कैसेल्पिनो डिवाइड द प्लांट्स इनटू 15 ग्रुप्स, कॉल्ड देम जेनरा। उसने प्लांट्स को 15 ग्रुप्स में डिवाइड किया जिनको हम जेनरा कहते हैं। उसके बाद आता है जॉन रे। ही पब्लिश इम्पोर्टेंट वर्क ऑन प्लांट क्लासिफिकेशन। उसने प्लांट क्लासिफिकेशन में इंपॉर्टेंट जो वर्क है वो किया। उसके बाद आता है अगस्टस रिवीनस इंट्रोड्यूस द टैक्सॉन्स ऑफ ऑर्डर। उसने जो है वो क्लासिफिकेशन में ऑर्डर का टैक्सॉन इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद आता है टॉर्ने फोर्ट इंट्रोड्यूस द टैक्स ऑफ क्लास एंड स्पीशीज। उसने क्लास और स्पीशीज का टैक्स इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद एट द एंड आता है कार्लस लीनियस। उसने जो है वो स्पीशीज ग्रुप्ड स्पीशीज अकॉर्डिंग टू सिमिलर फिजिकल करेक्टर। उसने जो है फिजिकल करेक्टर्स की बेसिस पे और स्पीशीज को जो है वो ग्रुप किया। Biologists prefer such system that can provide the maximum information about the basic differences and similarities among the different organisms। मतलब बायोलॉजिस्ट एक ऐसा सिस्टम चाहते थे जो कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, बेसिक डिफरेंसेस भी बताए और सिमिलरिटीज़ भी बताए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान। अकॉर्डिंग टू द अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम organisms were classified into 2 kingdoms, but now taxonomists agree on 5 kingdom classification। स्टार्ट में जो था वो क्लासिफिकेशन सिर्फ 2 किंगडम्स की बेसिस पे की गई, लेकिन एट द एंड जो जैसे जैसे रिसर्च बढ़ती गई टेक्सोनॉमिस्ट जो हैं वो अपना वर्कआउट करते गए, जो फिर एट द एंड जो है वो एक किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो तारुफ करवाया गया जिसका नाम था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। वी विल सी द बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड ड्रॉबैक्स इन द 2 किंगडम्स एंड 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। मतलब हम उनको भी डिस्कस करेंगे और हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन 3 किंगडम क्लासिफिकेशन को भी देखेंगे और इनमें क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, ये क्यों फेल हो गए, हम वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम।
इट इज़ द ओल्डेस्ट सिस्टम, ये सबसे पुराना सिस्टम है। एंड क्लासीफाई ऑल ऑर्गेनिजम्स इनटू टू किंगडम्स, इसने जो तमाम ऑर्गेनिजम्स हैं उनको टू किंगडम से में डिवाइड कर दिया था इस सिस्टम ने, दैट इज़ प्लांटी एंड एनिमिलिया। मतलब तब वो टेक्सोनोमिस्ट ने कहा था कि जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको या तो प्लांट वाले ग्रुप में रख देंगे या एनिमिलिया वाले ग्रुप में रख देंगे। अकॉर्डिंग टू इट ऑल ऑर्गेनिजम्स कैन प्रिपेयर फूड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक मटीरियल एंड दस कैन स्टोर एनर्जी। मतलब इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ये बात थी कि जो तमाम ऑर्गेनिजम्स हैं ना वो अपनी फूड तैयार करते हैं सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल से और उनको स्टोर करते हैं एज ए एनर्जी। आर ऑटोट्रॉफ्स जो थे वो जितने भी और उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ, जो कि अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। आर इंक्लूड इन द किंगडम प्लांटी, उनको हम इंक्लूड कर देंगे किंगडम प्लांटी से। मतलब वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं उनको, और वो ऑटोट्रॉफ्स हैं मीन्स, और स्टोर एनर्जी को जो है वो स्टोर कर लेते हैं, उनको हमने प्लेस किया है किंगडम प्लांटी में। जबकि ऑन द अदर हैंड द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड एंड डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ और अदर हेटरोट्रॉफ्स आर इंक्लूड इन द किंगडम एनिमिलिया। और वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते बल्कि वो डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफ्स पे या वो दूसरे हेटरोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हैं, उनको हमने जो है वो डिपेंड इंक्लूड कर दिया किंगडम एनिमिलिया में। अब जो था इस सिस्टम में बैक्टीरिया, फंजाई और अल्जी को भी जो है वो किंगडम प्लांटी में रखा गया। लेकिन सम टेक्सोनोमिस्ट फाउंड दिस सिस्टम अनवर्केबल बिकॉज सम जो टेक्सोनोमिस्ट थे उन्होंने देखा कि जो हमने क्लासिफिकेशन की है ये गलत है, क्योंकि मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक यूग्लिना हैव बोथ प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक अपेयरेंस। जो यूग्लिना है जिनको जो कि एक क्या कहते हैं ऑर्गेनिजम्स है यूनिसेलुलर, वो प्लांट लाइक भी उसमें करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं और एनिमल लाइक भी पाई जाती हैं। प्लांट लाइक ये है कि उसके पास क्लोरोफिल होता है और एनिमल लाइक ये है कि वो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन डार्कनेस एंड द लैक ऑफ सेल्वर। मतलब जो जब उसके पास क्लोरोफिल है वो डे टाइम में फोटोसिंथेसिस भी करती है, लेकिन जो रात के टाइम है वो जो है वो हेटरोट्रॉफिक मोड में भी आ जाती है। सो देयर शुड बी अ सेपरेट किंगडम फॉर सच ऑर्गेनिज्म, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए ना एक सेपरेट किंगडम होना चाहिए। This system also ignores the differences between organisms having prokaryote and those having the eukaryotic cells। मतलब इस सिस्टम में जो है वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो डिफरेंस है उसको भी नहीं देखा गया। इस वजह से जो है ये वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो फेल हो गया।